Welcome to revision of C language. Right now we are doing the revision of Unit 1 Basics of C Programming, and currently we are taking the topic 1.1 Fundamental of Algorithm. So this is algorithm. Now definition and concept. An algorithm is a step-by-step representation to solve the given problem. जैसे मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है तो पहली स्टेप स्टार्ट करो, दूसरी स्टेप लेंथ ब्रेड्थ इनपुट लो, तीसरी स्टेप एरिया कैलकुलेट करो, चौथी स्टेप डिस्प्ले करो एरिया को, पांचवी स्टेप स्टॉप। तो जो हमारा प्रॉब्लम डिफाइन होता है उस प्रॉब्लम का जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, जैसे इंग्लिश। बराबर है। अल्गोरिदम कभी आप सी में नहीं लिखोगे, क्योंकि अल्गोरिदम सी लैंग्वेज में लिखा तो वो प्रोग्राम हो जाएगा, अल्गोरिदम पाइथन में लिखा तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। तो अल्गोरिदम नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो कौन सा अल्गोरिदम गुड होता है, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अल्गोरिदम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनपुट। अल्गोरिदम को जरूरत नहीं रही तो वो 0 इनपुट पे चलेगा, और जरूरत रही तो मोर यानी कितने भी नंबर ऑफ इनपुट वो ले सकता है। तो इनपुट की क्या क्वांटिटी रहेगी, 0 और मोर। लेकिन आउटपुट की क्वांटिटी होनी चाहिए 1 और मोर। आउटपुट ही अगर 0 आ रहा है तो फिर आपने अल्गोरिदम लिखा ही क्यों। आउटपुट एटलीस्ट 1 चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट यानी जो खत्म होता है, लिमिटेड। तो अल्गोरिदम जो होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो बंद हो जाना चाहिए। अल्गोरिदम शुड बी फाइनाइट, अल्गोरिदम शुड बी लिमिटेड। सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप के बाद अल्गोरिदम बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी अनलिमिटेड लैक्स ऑफ लाइन का अल्गोरिदम नहीं चलेगा। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है हर स्टेप क्लियर कट चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन चाहिए, अनएम्बिगियस चाहिए, यानी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं होना, जैसे कि टेक फ्यू वैल्यूज, टेक सम वैल्यूज, टेक मोर वैल्यूज, ऐसे वर्ड यूज नहीं होने को ना, क्योंकि फ्यू, सम, मोर इसका कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं है। किसी के लिए सम का मतलब 10 होता होगा, किसी के लिए सम का मतलब 20 होता होगा, किसी के लिए फ्यू 5 होता होगा, किसी के लिए फ्यू 2 होता होगा, है ना। तो ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए। और अल्गोरिदम देखिए, एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। जैसे आपको पता है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के 2 तरीके हैं, एक टेम्प का यूज करके, एक विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। तो आपको दोनों में से इफेक्टिव तरीका ढूंढना है। तो दोनों में से इफेक्टिव तरीका कौन सा है, विदाउट यूजिंग टेम्प। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि वहां एक वेरिएबल कम लग रहा है तो उतनी मेमोरी हमारी सेव हो रही है। तो अगर स्वैपिंग के 2 एल्गोरिदम है, टेम्पररी का यूज करके और विदाउट टेम्पररी का यूज करके, तो हमने यूज करना चाहिए विदाउट टेम्पररी वाला, क्योंकि वो मोर इफेक्टिव और इफिशियंट है। तो यहाँ पहला टॉपिक खत्म होता है। मैं समराइज करता हूँ। अल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि इंग्लिश। अल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनपुट के मामले में 0 और मोर, आउटपुट के मामले में 1 और मोर। फाइनाइट का मतलब होता है सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप के बाद वो बंद होना चाहिए। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है कि जो अल्गोरिदम होता है उसकी हर स्टेप अनएम्बिगियस यानी विदाउट एनी कंफ्यूजन वाली होनी चाहिए। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अल्गोरिदम शुड बी इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अल्गोरिदम इफेक्टिव होना चाहिए। हमारे पास 2-4 ऑप्शन है तो उसमें से वो ऑप्शन हमने लेना चाहिए जो सबसे अच्छा है। अब हम सेकंड टॉपिक के तरफ चल रहे, जो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट यानी क्या, जो अल्गोरिदम रहता है ना वो टेक्स्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक फॉर्म में रहेगा। तो फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्गोरिदम और द प्रोग्राम विच शोज द फ्लो ऑफ डेटा, द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। तो इसमें यूज होने वाले नोटेशंस, सिंबल्स या कंपोनेंट्स, कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए इलिप्स या टर्मिनेटर का यूज होता है। तो कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए इलिप्स या टर्मिनेटर का यूज होता है। उसके बाद में जो हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट, इक्वल टू साइन, या जो हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए रेक्टेंगल का यूज होता है, इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं।
इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, जो हम इफ वाली कंडीशन लिखते ना, इफ एल्स, उसके लिए डायमंड या डिसीजन बॉक्स का यूज होता है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसके लिए ये लूपिंग बॉक्स यूज होता है। एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज होता है, और डेटा फ्लो की डायरेक्शन के लिए फ्लो लाइंस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, प्रोसेसिंग और इक्वल टू साइन फार्मूला के लिए रेक्टेंगल, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, कंडीशन ऑफ इफ एल्स के लिए डायमंड, लूप के लिए ये सिंबल, कनेक्टर के लिए राउंड शेप, और फ्लो लाइंस ये डेटा फ्लो की डायरेक्शन दिखाता है। अब हम ये सूडो कोड जो टॉपिक है उसको आप स्किप कर सकते हो, एज आई हैव सीन इन योर सिलेबस इट इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, तो आई स्कीम में था और एक ही पेज का टॉपिक था तो मैंने रखा है, बट अब ये हमारी रिवीजन है, इट्स नॉट रेगुलर बैच। तो हम रिवीजन में ऐसे चीजों के ऊपर हम नहीं वेस्ट कर सकते समय कि जो हमें पता है कि सिलेबस में लगभग लगभग नहीं है। तो सूडो कोड को हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, आप भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब ये जो एग्जाम्पल है ये अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों के एग्जाम्पल है। तो अब आपका जो 1.1 टॉपिक है, सिलेबस अगर आप ओपन कर रहे होंगे मोबाइल में साइड बाय साइड, तो आपको पता चलेगा कि 1.1 टॉपिक में उन्होंने बोला है बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 है। ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया है ये है सिक्वेंशियल या लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देता हूँ, स्टार्ट करिए, 2 नंबर इनपुट लीजिए, दोनों की एडिशन करिए, एडिशन को डिस्प्ले करिए, स्टॉप करिए। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल या लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 स्टेप एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसका पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर है। यहाँ कोई इफ एल्स का यूज नहीं हुआ है, यहाँ कोई लूपिंग स्टेटमेंट का यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे जो सीक्वेंस में लाइंस रिपीट होती है, दैट इज रन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंशियल या लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल देता हूँ, स्टार्ट करिए, लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट लीजिए, एरिया कैलकुलेट करिए, डिस्प्ले करके स्टॉप करिए। ये भी लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। दूसरे टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कंडीशनल। एक एग्जांपल कंडीशनल का दे रहा हूं मैं, प्लीज बी ऑन म्यूट, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स यूज होता है। जैसे स्टार्ट करिए, नंबर इनपुट लीजिए, नंबर ग्रेटर देन 0 की कंडीशन ट्रू आई तो पॉजिटिव, फॉल्स आई तो निगेटिव, स्टॉप कर दीजिए। उसी तरह 2 नंबर इनपुट लीजिए, नंबर 1 बड़ा रहा तो n1 इज लार्जेस्ट बोलिए, नंबर 1 बड़ा नहीं रहा तो n2 इज लार्जेस्ट बोलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इफ एल्स आया है, यहाँ पे डायमंड कंडीशन आया है। जब कंडीशंस आती है, ऐसा इफ एल्स आता है, तो हम इसको बोलते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। और तीसरा होता है लूपिंग। लूपिंग में हम क्या करते हैं, एक ही पार्ट को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही पार्ट को हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे आई 1 से शुरू हुआ, आई की वैल्यू मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, और हर बार आई की वैल्यू मैं 1 से बढ़ा रहा हूं, और जब तक 5 तक नहीं पहुंचता आई की वैल्यू चलती रहेगी। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। यहाँ ये जो डिस्प्ले आई स्टेटमेंट है ना, ये 5 बार रिपीट होगा। कैसे? 1 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा, हर बार 1 से बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट 5 बार रिपीट हो रहा है। आपको पता है वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, राइट? तो ये जो रिपीटेशन वाले हैं इसको बोला जाता है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आपके सिलेबस का टॉपिक जो 1.1 है उसके हिसाब से लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया सिक्वेंशियल या लीनियर, दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया इफ एल्स वाला कंडीशनल, और तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया आपका लूपिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला ऑफकोर्स है सिक्वेंशियल या लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके 6 एग्जांपल हम लेंगे, 6। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ 2 नंबर। पहली स्टेप स्टार्ट, दूसरी स्टेप n1 और n2 की वैल्यू इनपुट लीजिए, तीसरी स्टेप उन दोनों की एडिशन करिए, चौथी स्टेप
डिस्प्ले करके स्टॉप कर दीजिए। तो ये हो गए 5 स्टेप। फ्लो चार्ट कैसे रहेगा? स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, इनपुट और डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम और फार्मूला के लिए रेक्टेंगल। दूसरा एल्गोरिदम देखिए, ये रिवीजन है तो टीचिंग स्पीड फास्ट ही रहेगी, मैं बहुत कम पॉज लूंगा, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक आधा टॉपिक आपको नहीं समझता है तो आपने मुझे पूछना चाहिए। ओके, यू शुड आस्क सो आई कैन स्लो डाउन द स्पीड फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहली स्टेप रहेगी स्टार्ट। दूसरे स्टेप में हम लेंथ और ब्रेड्थ को रीड यानी इनपुट करेंगे। तीसरे स्टेप में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है। चौथे स्टेप में जो एरिया हमने कैलकुलेट किया उसको डिस्प्ले करेंगे। पांचवी स्टेप स्टॉप। फ्लो चार्ट देखा जाए तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, इनपुट और डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम और कैलकुलेशंस के लिए, फार्मूला के लिए रेक्टेंगल, ऐसे सिंबल्स डिसाइडेड है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, पहली स्टेप स्टार्ट, दूसरी स्टेप रेडियस को इनपुट करिए, तीसरी स्टेप फार्मूला लिखिए कि सर्कल एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आप रेडियस का स्क्वायर नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट अलाउड। सी लैंग्वेज में रेडियस स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, रेडियस इनटू रेडियस लिखना पड़ेगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, रेडियस स्क्वायर नहीं, रेडियस इनटू रेडियस। आंसर डिस्प्ले करके स्टॉप करिए। इधर फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स, इनपुट और डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम और फार्मूला के लिए रेक्टेंगल, प्रोसेसिंग बॉक्स। वेरी वेरी आईएमपी। स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज। अब ये एक्सप्लेन करता हूं आपको कि मान के चलिए ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 25। अब मुझे उल्टा करना है, ए की 25 हो जानी चाहिए और बी की 10, यानी हमें स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है। तो उसके लिए 3 स्टेप है। पहली स्टेप है टेम्प इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 10, तो ये 10 असाइन हो गया टेम्प को। ए की वैल्यू 10 है, वो असाइन हो गई टेम्प को, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10। कभी भी ध्यान में रखना, इक्वल टू की राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है। तो टेम्प ए को नहीं असाइन हुआ, ए टेम्प को असाइन हुआ, तो ए की वैल्यू 10 टेम्प को असाइन हो गई, तो टेम्प बन गया 10। नेक्स्ट लाइन, बी की वैल्यू 25 थी, वो किसको असाइन हुई है? बी की वैल्यू 25 अभी स्टेप नंबर 4 में किसको असाइन हो गई? बी की वैल्यू जो 25 थी, अब वो 4th नंबर के लाइन पे स्टेप पे किसको असाइन हो गई? ए को। ए को। तो ए की वैल्यू 10 है ना, उसको कट कर दीजिए आप। ए की वैल्यू 10 को कट कर दीजिए, ए को नई वैल्यू दीजिए 25। जब भी नई वैल्यू आती है ना तो पुरानी वैल्यू कट हो जाती है। तो ए की जो पुरानी वैल्यू थी ना 10, उसको मैंने 2 बार क्रैश करके कट कर दिया है, रेड कलर में देखिए आप। और ए को नई वैल्यू दी है 25, मतलब अपना आधा काम हो गया। जो बी की वैल्यू 25 थी वो ए को चली गई है। अब टेम की वैल्यू कितनी हुई थी स्टेप नंबर 3 में? 10, वो हम बी 10। को असाइन कर देंगे। तो बी की नई वैल्यू हो जाएगी 10 और बी की पुरानी वैल्यू जो 25 है वो क्या हो जाएगी? इरेज। ठीक है। तो इस तरह से स्वैप हो गया। तो टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प, ऐसा करने से स्वैप हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में क्या करते, ए इक्वल टू टेम्प ऐसा करते, वो गलत हो गया। ए इक्वल टू टेम्प नहीं चलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही चलेगा। ठीक है। तो ये हो गया स्वैपिंग। स्वैप होने के बाद दोनों को डिस्प्ले कर दीजिए और फिर स्टॉप करिए। फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए इलिप्स,
इनपुट और डिस्प्ले के लिए मतलब आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, और वो 3 स्टेप के लिए रेक्टेंगल। ये सेम काम किया जा सकता था विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो वो मैं प्रोग्राम में ले लूंगा, डोंट वरी। अभी मैं फ़ारेनहाइट टू सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का प्रोग्राम कर रहा हूं। तो पहली स्टेप है स्टार्ट, दूसरी स्टेप है कि सेल्सियस की वैल्यू इनपुट लीजिए, तीसरी स्टेप है एक फिजिक्स का फार्मूला है 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। तो ये फार्मूला में जो सी है, सी जो वैल्यू आपने इनपुट ली थी 1.8 के बाजू में मल्टीप्लाई बाय सी, वो वैल्यू आप इस फार्मूला में डालिए। ये फार्मूला आपको फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करके देगा। फ़ारेनहाइट को डिस्प्ले करके स्टॉप कर दीजिए। तो स्टार्ट करना पहला काम, सेल्सियस की वैल्यू इनपुट लेना दूसरा काम। फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। सेल्सियस की वैल्यू पुट करिए, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करिए, फ़ारेनहाइट को डिस्प्ले करके स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, फ्लो चार्ट अब आपको समझ में आ ही गए होंगे कि कौन से स्टेप के लिए कौन से सिंबल यूज होते हैं। स्टेप नंबर 6 है algorithm and flow chart to convert temperature from Fahrenheit to Celsius। अब उल्टा, अब फ़ारेनहाइट इनपुट लेना है और सेल्सियस कैलकुलेट करना है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको दोनों फार्मूले मगअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप है स्टार्ट, दूसरी स्टेप है फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट लेना, तीसरी स्टेप है कि जो फार्मूला है ना उसमें करना है फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो आपने इनपुट ली थी उसमें से -32 करके डिवाइडेड बाय 1.8 करना, इट विल गिव यू सेल्सियस। डिस्प्ले करके स्टॉप करिए। ये दोनों प्रोग्राम और स्वैपिंग का प्रोग्राम ये आईएमपी कैटेगरी के, वेरी आईएमपी कैटेगरी के, ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 एग्जाम्पल सिक्वेंशियल या लीनियर के हो गए। अब मैं चल रहा हूं कंडीशनल के 4 एग्जाम्पल्स के तरफ। कुछ होमवर्क भी रहेंगे जो आपको घर पे ट्राई करना है। और जैसे देखिए मैं फर्स्ट यूनिट से आपको आगे लेके चल रहा हूं, तो आप सेल्फ प्रिपेयर करते आएंगे लास्ट यूनिट से इधर। तो लकीली लास्ट यूनिट के सभी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी ऑलरेडी दिए हैं ग्रुप पे, एक बार फिर से रिपोस्ट कर दूंगा, तो उसको भी आप देखिए। हम कोशिश करते हैं कि रिवीजन पूरी की जाए, लेकिन हो सकता है आखिरी का एक आधा चैप्टर छूटे, तो इसलिए वो वीडियोस के थ्रू आप पहले ही मेरे से आगे चलेंगे। ठीक है, अब कंडीशनल, इसी को ब्रांचिंग या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहली स्टेप स्टार्ट, दूसरी स्टेप है नंबर की वैल्यू इनपुट लेना, तीसरी स्टेप नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, एल्स निगेटिव, वो एंड इफ एल्स सब लिखना पड़ेगा, और लास्ट स्टेप है स्टॉप। फ्लोचार्ट देखेंगे तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए एलिप्स, इनपुट के लिए और डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम, और कंडीशन चेक करने के लिए डायमंड। कंडीशन ट्रू आई तो पॉजिटिव, फॉल्स आई तो निगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव ये मैसेजेस है, मैसेजेस हमेशा डबल कोट में चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब इवन और ऑड, तो आपको तो पता ही होगा इवन और ऑड के लिए आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है, और रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, बताइए, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। Which operator is used to calculate the remainder? Yes, मॉड्यूलस। मॉडुलस साइन यूज होता है, ठीक है, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो चलिए, algorithm and flowchart to decide if the number is even or odd।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा n, ठीक है, एक नंबर लेना पड़ेगा आपको n, उसको मॉड करना पड़ेगा 2 से, दूसरे किसी भी नंबर से नहीं, इवन ऑड की कंडीशन ही वो है। और कंपेयर के लिए इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए, 2 बार मतलब 2 बार ही। इक्वल इक्वल टू 0 से मैच हुआ तो इवन, नहीं हुआ तो ऑड। वो एंड, डीप, स्टॉप सब लिखना है। फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट करिए, स्टॉप करिए, उसके लिए इलिप्स, इनपुट करिए, आउटपुट करिए, उसके लिए पैरेललोग्राम, कंडीशन के लिए डायमंड, कंडीशन मैच करते होती है कि नहीं देखने के लिए इक्वल टू साइन 2 बार, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का साइन, वो ट्रू फॉल्स लिखना, एरोस ड्रॉ करना सब कंपलसरी है। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, पहली स्टेप स्टार्ट, दूसरी स्टेप पैरेललोग्राम है, इधर 2 नंबर इनपुट लीजिए n1 n2। अगर n1 ग्रेटर देन n2 ट्रू आया तो n1 इज लार्जेस्ट विल बी योर मैसेज, नहीं तो फॉल्स में मैसेज लिखना पड़ेगा n2 इज लार्जेस्ट, ठीक है। सो पॉइंट टू रिमेंबर हियर। और फिर स्टॉप। अब थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम में आता है, लेकिन अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये प्रोग्राम बहुत बार किया है हमने, क्रिकेट का एग्जाम्पल देता था मैं आपको कि 3 टीम टूर्नामेंट खेल रही है, n1 n2 n3। अब क्रिकेट के टूर्नामेंट में क्या तीनों टीम एक साथ मैच खेल सकती है क्या? नो। तो हम पहले 1 मिनट, तो यहाँ पे ये सेमीफाइनल मैच चल रही है n1 और n2 की। सो n1 एंड n2 इज प्लेइंग सेमीफाइनल। अगर n1 सेमीफाइनल जीता तो फाइनल कौन खेलेगा? n1 अगर, N1 and यस, अगर ये देखो n3 ऑलरेडी फाइनल में है, n3 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है, सेमीफाइनल खेल रहा है n1 और n2। n1 ग्रेटर देन n2 अगर ट्रू आया तो सेमीफाइनल खेलेगा, सॉरी फाइनल खेलेगा n1 और n3। लेकिन n1 ग्रेटर देन n2 फॉल्स आया तो सेमीफाइनल कौन जीता है फिर? फिर N2, सेमीफाइनल n2 जीता है, तो फाइनल कौन खेलेगा? n2 n3। N2 and कौन सी टीम फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है? N3, n3। आप ये वाली फाइनल खेलो या ये वाली फाइनल खेलो, n3 फाइनल में सेमीफाइनल कौन खेल रहा है? N1 and N2, ये कंडीशन अगर ट्रू आई तो सेमीफाइनल कौन जीता? N1, तो फिर n1 n3 की फाइनल। और ये कंडीशन फॉल्स आई तो सेमीफाइनल कौन जीता? N2, तो फिर n2 और n3 की फाइनल। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू आई तो विनर n1 है, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आई तो विनर n3 है। अगर मैं इधर की बात करूं, यहाँ पे कंडीशन ट्रू आई तो विनर n2 है, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आई तो विनर n3 है। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफेल्स का एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफेल्स। इसको नेस्टेड इफेल्स के नाम से जाना जाता है, एक इफेल्स के अंदर दूसरा इफेल्स, आप इधर भी देख सकते हो। पहली स्टेप है स्टार्ट। फिर कितने वैल्यूज इनपुट लिए हमने स्टार्ट होने के बाद? 3, n1 n2 n3। ये आपकी सेमीफाइनल मैच है। ये अगर ट्रू आया तो सेमीफाइनल n1 जीता, तो फाइनल होगा n1 और n3 का। और ये अगर फॉल्स आया तो सेमीफाइनल n2 जीता, तो फाइनल होगा n2 और n3 का। अगर ये फाइनल ट्रू आया तो n1 लार्जेस्ट, ये फाइनल फॉल्स आया तो n3 लार्जेस्ट, ये फाइनल ट्रू आया तो n2 लार्जेस्ट, ये फाइनल फॉल्स आया तो n3 लार्जेस्ट। फाइनल दोनों में से कोई भी एक ही होगा, तो रिजल्ट दोनों में से किसी एक ही साइड आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफेल्स। ठीक है, डोंट वरी, ये प्रोग्राम्स में भी आएगा।
तो ये 4 एग्जाम्पल जो हमने देखे ये कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, इवन, ऑड, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ये सब। अब हमें देखना है लूपिंग। लूपिंग को ही हम बोलते इटरेशन या रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए था 1 2 3 4 5, ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए था। लेकिन ये आउटपुट लाने के लिए मुझे डिस्प्ले स्टेटमेंट या प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? I need to repeat it 5 times. सो आपको 5 बार ये रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझाता हूं, देखिए। पहली स्टेप है स्टार्ट, शुरू झाला आपलं काम। ठीक है, दूसरी स्टेप है कि आई की वैल्यू 1 से शुरू करिए। तीसरी स्टेप है कि आई की वैल्यू 1 से शुरू करिए। कब बंद करिए? शुरू तो 1 से करिए, बंद कब करिए? पांच पे, 5 पे बंद करिए। 1 से इनिशियलाइज यानी शुरू, और आई इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5 तक शुरू। शुरुआत में आई की वैल्यू जब डिस्प्ले होगी ना तो 1 डिस्प्ले होगी। फिर आप 1 से बढ़ाओगे तो 2 डिस्प्ले होगी। फिर आप 1 से बढ़ाओगे तो 3 डिस्प्ले होगी। फिर आप 1 से बढ़ाओगे तो 4 डिस्प्ले होगी। फिर आप 1 से बढ़ाओगे तो 5 डिस्प्ले होगी। अब वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? अब 6 नहीं डिस्प्ले करेगा। क्यों? अब 6 क्यों नहीं डिस्प्ले करेगा? क्योंकि ये कंडीशन फिट हो गई है। कंडीशन अभी फाइनल में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट। आई इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, लेस देन और इक्वल टू 5 तक हम ट्रू रह के उसको घुमाते रहेंगे 5 बार। छठी बार जब वो फॉल्स होगा तब हम उसको स्टॉप की तरफ लेके जाएंगे। तो आप ही मुझे बताइए डिस्प्ले स्टेप कितनी बार रिपीट हो रही है? फॉल्स होने के पहले डिस्प्ले स्टेप कितनी बार ट्रू 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 में रिपीट हो रही है? 5 बार। 5 बार। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ओके, सो हियर ये 5 बार ट्रू 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 होके डिस्प्ले होते रहेगा। छठी बार में क्या होगा, ये 6 पे पहुंचेगा ना तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्टॉप पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है, 1 to 10 में जितने वैल्यूज आते हैं ना उसकी सम करना है। 1 to 10 के बीच में जितनी वैल्यूज आती है उनकी मुझे करना है सम। कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैंने आई इनिशियलाइज किया है 1 पे। ठीक है,
और सम की वैल्यू हमेशा 0 लेना। यही मुझे मल्टीप्लाई करना होता ना तो मैं इसकी वैल्यू 1 करता था। मुझे क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसा अप टू मुझे 10 तक की एडिशन करना है। तो एडिशन करना है तो I1 से शुरू करिए, लेकिन आउटपुट वाला वेरिएबल 0 से। वही मल्टीप्लाई करना होता ना तो ये भी मैं 1 से शुरू करता था। 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है सेम लिंक के ऊपर आपको, ठीक है। अब जब I की वैल्यू 1 थी ना, वो सब में ऐड हुई। 1 से बढ़ने के बाद I की वैल्यू 2 हुई, वो भी सब में ऐड हुई। 1 से बढ़ने के बाद I की वैल्यू 3 हुई, वो भी सब में ऐड हुई। 1 से बढ़ने के बाद I की वैल्यू 4 हुई, वो भी सब में ऐड हुई। ऐसे I की वैल्यू 10 तक बढ़ते गई। 1 2 3 4 ऐसा एक एक से ये I+1 के कारण बढ़ती गई और वो पूरे सम में ऐड होते गए। और जब वो रिपीट 10 बार हुआ तो 11वें बार बाहर आ गया और सम की वैल्यू डिस्प्ले करके हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स में भी आएंगे। पहले यूनिट में तो ये थ्योरी में है, बाद में प्रोग्राम्स में भी है। तो प्लीज रिकनेक्ट होइएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज आसान नहीं है पास होना आप लोगों के लिए।